नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम 18 अगस्त 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से प्रमुख आर्टिकल्स की हम समीक्षा करेंगे और उन आर्टिकल से संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो प्रमुख प्रश्न हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम पहली न्यूज़ पर आते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारी दिल्ली में एक राजनीतिक व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है और उसमें जो एक रस्साकसी सी दिखाई पड़ रही है, जो सरकार वहाँ पर चुनी हुई है और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। तो इसी संबंध में हमारी यहाँ पर ये आर्टिकल है और उसी संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो भी वहाँ पर एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होती है। तो ये केंद्र शासित प्रदेशों में एक अलग व्यवस्था रखी गई है। दिल्ली के लिए आप ध्यान रखें कि 1991 में पारित किया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, इसके द्वारा दो आर्टिकल संविधान में डाले गए थे। आप ध्यान रखें, आर्टिकल 239 ए और आर्टिकल 239 ए बी। इसके माध्यम से एक तरह से दिल्ली की जो व्यवस्था है राजनीतिक और जो वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था है उसके लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। आप ध्यान रखें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो देश की राजधानी होने के कारण वहाँ पर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो राज्य सरकार को पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है। जैसे अगर हम वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें तो इन मामलों में सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली पुलिस का जो अधिकार क्षेत्र है वो वहाँ की राज्य सरकार के अंदर नहीं आता है, ये आता है केंद्र सरकार के पास। तो कुछ परिवर्तन है, क्योंकि आप सामान्यतः इस बात को समझते हैं कि राज्यों में कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन ये राज्य का विषय है, लेकिन दिल्ली क्योंकि विशेष व्यवस्था के साथ में है, देश की राजधानी है, तो इसी कारण से इस व्यवस्था को केंद्र सरकार को दिया गया है। यानी राज्य सूची का विषय होने के बाद भी इसमें केंद्र सरकार को सारे अधिकार हैं। वहाँ यानी दिल्ली सरकार के लिए किसी तरह की इसमें संभावना नहीं है, तो विशेष प्रबंध है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल हैं उनके बीच में जो प्रशासनिक एक तरह से समस्याएं हैं वो आ रही हैं और उसको किस तरह से हल किया जा सकता है या ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं जिसके अनुसार उसका हल किया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तथा राज्य सरकार के बीच में जो भी खींचातानी चलती रहती है किसी भी प्रशासनिक मामले को लेकर, या राज्य सरकार का कोई भी स्कीम है उसको लागू करने के लिए एलजी के द्वारा कोई विरोध करना, तो इस मामले को लेकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत संघ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो सरकार है उसके बीच का एक जो निर्णय था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कुछ तथ्यों को बताया है कि जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार राज्य सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहाँ कहाँ शक्तियाँ मिली हैं और कहाँ कहाँ दोनों की शक्तियों में आपस में सामंजस्य है, कहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार हैं या राज्य सरकार को अधिक अधिकार हैं। तो अगर हम चार प्रमुख यहाँ पर निर्णय का हिस्सा देखें, निर्णय में जो पहला पॉइंट बताया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उद्देश्य ये था इस निर्णय का कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी जो उपराज्यपाल हैं और जो दिल्ली की सरकार है उनके बीच में जो न्यायिक सीमा है कि कहाँ किसको कार्य करना है उसको निर्धारित करने के लिए प्रमुख रूप से इस आदेश का उपयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो ज्यूरिसडिक्शनल एरिया है उसके बारे में एक विवाद था, उसको हल करने के लिए यहाँ पर एक निर्णय दिया गया। दूसरा अगर हम पॉइंट इस निर्णय के बारे में देखें तो तीन अगर हम अलग विषय कर दें, एक तो भूमि यानी लैंड के जो इश्यूज हैं, कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, और साथ में पुलिस प्रशासन यानी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस हिस्से को अगर अलग कर देंगे तीन विषय, तो इसके अलावा जितने भी मामले हैं उनमें राज्य सरकार की जो भी सलाह है, यानी दिल्ली में जो मंत्रिपरिषद काम कर रही है उसकी कोई भी सलाह अगर उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाती है तो उसे मानने के लिए वो विवश हैं। लेकिन भूमि, कानून व्यवस्था और पुलिस का जो प्रशासन है उसको छोड़कर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीन यहाँ पर अपवाद हैं। तो ये तीन अपवाद हैं, इनके अलावा कोई मुद्दा है तो एलजी को बात माननी पड़ेगी राज्य सरकार की या मंत्रिपरिषद की तरफ से जो भी सलाह है। अब यहाँ पर यह भी एक निर्णय में बात कही गई है कि राज्य सरकार का जो निर्णय है उसको बदलने की शक्ति एक तरह से एलजी के पास नहीं है। यानी भूमि, कानून व्यवस्था और पुलिस से अलग जो भी मामले दिल्ली सरकार को दिए गए हैं उनमें अगर सरकार का कोई निर्णय है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको बदल नहीं सकते, ये स्पष्ट रूप में कहा गया है। एक चौथा आप देखिए पॉइंट कि अगर कोई मतभेद होता है
मान लीजिए दिल्ली सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र में कोई कानून बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है और अंतिम मंजूरी के लिए उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजा जाता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर लगता है कि ये मुद्दे पर उनको एक तरह से निर्णय नहीं लेना है या दिल्ली सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो उस निर्णय के लिए वो फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो एलजी के पास ये शक्ति होती है कि दिल्ली सरकार का कोई भी निर्णय है, अगर उसको लगता है कि उस पर कोई मतभेद उनका है और वो नहीं चाहते हैं कि वो मंजूर हो, तो उसके बारे में अंतिम निर्णय के लिए वो फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसको एक तरह से ये चौथा पॉइंट अपने आप निगेट कर रहा है, क्योंकि दूसरे में कहा गया है कि मानने के लिए विवश है, यानी एलजी को दिल्ली सरकार की जो भी सलाह है वो मानना एक तरह से जरूरी है। लेकिन यहाँ चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है इस निर्णय में कि अगर किसी मुद्दे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि उन्हें एक तरह से इसको राष्ट्रपति को भेजना है या विशेष उसमें कोई व्यवस्था उन्हें करनी है, तो उस फाइल को या उस कानून को या कोई बिल है तो वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक तरह से यहाँ पर शक्ति दे दी गई है। इसी के साथ साथ आप देखें जब मतभेद की बात की जाती है, मतभेद होने पर एलजी अगर किसी फाइल को राष्ट्रपति को भेजते हैं तो यह आर्टिकल 239 ए के चौथे हिस्से में कहा गया है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि कोई भी ऐसा मामला है जो दिल्ली सरकार के अधीन आ रहा है और वो अर्जेंट है, यानी उस पर तुरंत कार्रवाई करनी है, तो उस मामले में वो दिल्ली सरकार की जो सलाह है उसको न मानते हुए उसके बारे में निर्णय दे सकते हैं या उसका विरोध कर सकते हैं। तो आप देखें दो मुद्दे हैं। दूसरे पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की सलाह मानने के लिए एलजी विवश है, लेकिन साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई अर्जेंट मुद्दा है तो उसके ऊपर एलजी को पावर रहती है कि वो उसका विरोध कर सकते हैं। दूसरे और चौथे पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि अगर एलजी को किसी मुद्दे पर अर्जेंटली लगता है कि उन्हें काम करना है और उसके बारे में वो राष्ट्रपति को भेजना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि जो एलजी है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर नियुक्त रहते हैं, तो जब भी इस तरह की फाइल राष्ट्रपति के पास पहुंचती है तो जो परिवर्तन एलजी कराना चाहते हैं उसके अनुसार परिवर्तन होकर वो दिल्ली में लागू हो सकता है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो राज्य सरकार जो दिल्ली की है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उतनी शक्तिशाली नहीं है, तो उसको अधिकार जरूर है, लेकिन एलजी को इस तरह के विशेष अधिकार एक तरह से दिए गए हैं। इसी जजमेंट से एक पांचवा बिंदु निकलता है, संविधान में जिन विषयों पर दिल्ली सरकार को काम करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, जैसे हमने बात किया था कि भूमि की बात करें या कानून व्यवस्था की या पुलिस प्रशासन की, उनको छोड़कर तो उन मुद्दों पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से अधिकार तो दिया गया है दिल्ली सरकार को काफी बड़े पैमाने पर, लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें तो किसी भी मुद्दे को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, तो राष्ट्रपति पर जब पहुंचता है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसमें अपने हिसाब से सुधार करके उसको लागू करा सकती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से अपने प्रभाव का उपयोग कर सकती है। और इसका सीधा उदाहरण अगर आप वर्तमान में देखें तो दिल्ली दंगों की जांच करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त किए जा रहे हैं, और इन प्रोसिक्यूटर्स की जो नियुक्ति है ये कानूनी रूप से दिल्ली सरकार का अधिकार है, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और फिर वहां पर परिवर्तन हुआ और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुसार जो भी प्रोसिक्यूटर होने चाहिए दिल्ली दंगों की जांच के लिए उनको नियुक्त किया गया। तो यहां पर आप देखें कि प्रोसिक्यूटर्स को इस तरह से नियुक्त करने की शक्ति दिल्ली सरकार के पास है, उसके बाद भी उसका एक तरह से उपयोग नहीं हो पाया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने हिसाब से कार्य किया। तो कहीं ना कहीं इस निर्णय में जो कहा गया है बातें उसमें एलजी को जो शक्तियां मिल जाती हैं कि वो राष्ट्रपति के पास कोई भी विषय भेज सकते हैं, उसका वो कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके आधार पर जो राज्य सरकार है उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। निर्णय के एक अन्य बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें वहां की दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में विवाद है, तो अगर वह संवैधानिक महत्व का मुद्दा है उसी स्थिति में एलजी को उस विषय के बारे में राष्ट्रपति की सलाह के लिए जाना चाहिए। अन्यथा अन्य सामान्य मुद्दों पर उन्हें आपसी एक तरह से बहस और आपसी जो सामंजस्य है उसके माध्यम से कार्य करना चाहिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सलाह जरूर दी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर पर बाध्यकारी नहीं है। तो उनको सलाह दी गई कि संवैधानिक महत्व का कोई अगर मुद्दा है तो उसके ऊपर ही वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए जाएं, अन्यथा दिल्ली सरकार के साथ विचार विमर्श करके मुद्दों का हल करें।
इस चर्चा के माध्यम से एक तरह से ये बात बहुत स्पष्ट हुई है कि संविधान में जो उपबंध किए गए हैं उसमें एक तरह से दिल्ली सरकार को काफ़ी अधिकार है, लेकिन उपराज्यपाल को भी अपरोक्ष रूप से कुछ शक्तियां मिली हैं। तो उन शक्तियों का अगर गलत तरीके से उपयोग होता है तो जो प्रशासनिक पूरा ढांचा है दिल्ली का वो एक तरह से डिस्टर्ब होता है। और यह हम उदाहरण के माध्यम से अभी हमने देखा, जो दिल्ली में दिल्ली दंगों की जांच के लिए प्रोसिक्यूटर्स को नियुक्त करने का जो मुद्दा है उसमें भी दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर आमने सामने थे। तो यहाँ पर दोनों किस तरह से मिलकर काम करें, तो उपाय के रूप में यही एक व्यवस्था है कि ये कुछ 4 ऐसे मुद्दे हैं जहां अगर दोनों ही ध्यान रखें, वो दिल्ली सरकार हो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, तो दिल्ली का जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से चला जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता की अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सभी मामलों में जो भी अपनी राय है उसका विरोध करते हुए राष्ट्रपति के पास नहीं जाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई विवाद है तो दिल्ली सरकार के साथ बैठकर उससे बात किया जाए। तो ये संवैधानिक एक नैतिकता कहती है, क्योंकि अगर कोई संवैधानिक महत्व का मुद्दा है तो वो अंतिम रूप से जरूर लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके लिए अपनी राय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास उस विषय को भेज सकते हैं। तो संवैधानिक नैतिकता का अगर पालन किया जाए, वो चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, तो शासन चलाने में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म, यानी संघवाद की व्यवस्था। आप देखें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो हमारे यहाँ जो संघवाद है उसमें केंद्र और राज्य को अलग अलग अधिकार मिल रखे हैं। तो जिन क्षेत्रों में आपको अधिकार मिले हैं उनका आप पालन करें। तो केंद्र सरकार को जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, भूमि, इस पर एक तरह से निर्णय करने के अधिकार हैं। इनके अतिरिक्त जो विषय हैं वो दिल्ली सरकार को दिए गए हैं। तो इनका अगर सामूहिक रूप से केंद्र सरकार और दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है वो पालन करे तो दिल्ली का जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से चल सकता है। तीसरा, संवैधानिक प्रशासन, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से प्रशासन को संचालित करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो संवैधानिक जो भी उपबंध है उनको लागू कराने में सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। चौथा हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, संवैधानिक संतुलन। तो यहाँ पर संतुलन की स्थिति ये है कि एलजी को भी कुछ शक्तियां हैं। अगर दिल्ली सरकार के द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया जाता है जो संविधान के खिलाफ है, या कोई ऐसा कानून रूप से कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, कोई ऐसा कानून पास करने का प्रयास किया जा रहा है जो संवैधानिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एलजी के पास शक्तियां हैं कि वो उस विषय को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक बैलेंस बना रहता है, यानी राज्य सरकार भी संवैधानिक जो नियम कानून है उनसे अलग हटके नहीं जा सकती है। इसी के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रयास ये करने चाहिए कि जो सामान्य प्रशासन के मुद्दे हैं वहां पर दिल्ली सरकार के साथ वो सहयोग करें। तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस है वो नियंत्रित रहेगा। ऐसी स्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस है वो बना रहेगा और दिल्ली का प्रशासन सुचारू रूप से चल सकता है। तो आने वाले समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की सरकार किस तरह से सामंजस्य से बैठकर काम करते हैं और संवैधानिक आधार पर कार्य करेंगे, तभी स्थितियां नियंत्रण में आ सकती हैं। तो हमने जो चर्चा करी उसके आधार पर एक मेंस का क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में टकराव की पृष्ठभूमि संवैधानिक है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जैसे हमने जो पहला ही मुद्दा डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट पर ही, कि जो भी यहाँ पर प्रशासन करने के लिए जो शक्ति है वो तो एक तरह से एलजी के पास भी है और दिल्ली सरकार के पास भी है। कुछ विषय को छोड़कर हर मामलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली सरकार की बात माननी है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लगता है कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अर्जेंट है, तो उसके ऊपर एलजी निर्णय ले सकता है और वो राष्ट्रपति के पास विषय को भेज सकता है। तो दोनों ही स्थितियां हैं कि एलजी को शक्ति एक तरह से दिल्ली सरकार की तुलना में उतनी नहीं दी गई है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन अर्जेंट किसी स्थिति में उनकी शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये टकराव की एक पृष्ठभूमि को तैयार करता है। किन मामलों में एलजी को एक तरह से विषय राष्ट्रपति के पास भेजने हैं और किन में नहीं भेजने हैं, इसके बारे में कोई बहुत क्लियर कट संविधान में नहीं कहा गया है। 3 मुद्दे जरूर हैं जिसको अलग कर दिया गया है, कानून व्यवस्था, भूमि और पुलिस प्रशासन। इनके अलावा अन्य मुद्दों में भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर एलजी और दिल्ली सरकार टकराव में आ जाती हैं। तो उन मुद्दों को अगर अलग कर दिया जाए, जैसा संविधान में नहीं दिया गया है, तो संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ये टकराव का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्योंकि एलजी
अर्जेंट मुद्दे को बताकर उस विषय को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। आप उदाहरण के लिए बता सकते हैं, दिल्ली में दिल्ली दंगों की जांच के लिए जो प्रोसिक्यूटर्स को नियुक्त करने के लिए करा जा रहा था कार्य, उसमें दिल्ली सरकार के विपरीत जाते हुए एलजी ने उस विषय को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। तो ऐसा आप एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था इस तरह से दी गई है कि एलजी को शक्तियां जरूर हैं, लेकिन अर्जेंट किसी मुद्दे पर वो विषय को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं एक पैराग्राफ में कि राज्य सरकार के निर्णय को एलजी बदल नहीं सकते हैं। तो यहां पर आप देखें तो एलजी निर्णय को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन किसी अन्य निर्णय में एक तरह से वो राष्ट्रपति के पास विषय को भेज सकते हैं। तो ये टकराव की एक स्थिति यहां पर बनती है। तो यहां पर आप जब इसकी समीक्षा कर रहे हैं तो आप ये बिंदु बता रहे हैं कि किस तरह से टकराव की जो पृष्ठभूमि है वो संवैधानिक एक तरह से बनती है। और इसी के साथ साथ आप बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का उदाहरण देकर आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार के जो निर्णय है वो एलजी बदल नहीं सकते हैं, और संवैधानिक मुद्दे हों उन्हीं विषय पर एलजी को राष्ट्रपति के पास उस विषय को भेजना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था कुछ संविधान में एक तरह से जो दी गई है उसको स्पष्ट रूप से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने 2018 के आदेश में बताया है। तो उसको आप बता सकते हैं कि ये एक तरह का कह सकते हैं एक सुझाव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि किस तरह से दिल्ली का प्रशासन सुचारू रूप से चल सकता है। अंत में निष्कर्ष में आप सुझाव के रूप में दे सकते हैं जो हमने लिखे हुए थे 4 पॉइंट लास्ट में, कि अगर दिल्ली में प्रशासन सुचारू रूप से चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी यानी संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता है दोनों स्तर पर, दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार। कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म यानी सामूहिक संघवाद की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस यानी संवैधानिक प्रशासन की एक तरह से आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस यानी संवैधानिक प्रशासन की एक तरह से आवश्यकता है। और लास्ट में आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस यानी संवैधानिक संतुलन। इन चारों को अगर दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाएगा तो दिल्ली का प्रशासन सुचारू रूप से चल सकता है और किसी भी तरह के टकराव की स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं आएगी। तो ये निष्कर्ष के रूप में आप लास्ट में दे सकते हैं। अपने हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, री इमेजिनिंग एंड री इन्वेंटिंग द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कोविड-19 के कारण काफ़ी खराब स्थिति में चल रही है। भारत सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए 12 मई 2020 को एक बड़ा पैकेज घोषित किया गया और इसमें लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज सरकार की तरफ से था, जो हमारी जीडीपी का लगभग 10% था। तो माना यह जा रहा था कि इसके माध्यम से सरकार ने एक शुरुआत जरूर कर दी है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल में कहा जा रहा है कि और भी अन्य तरह के कार्य करने की आवश्यकता है और भविष्य में किस तरह की नीति या किस तरह की स्ट्रेटजी सरकार अपनाएगी उसके बारे में एक ब्लूप्रिंट यहाँ दिया गया। उसी ब्लूप्रिंट को एक तरह से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भविष्य की एक योजना हो सकती है जिसको कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार एक तरह से लागू कर सकती है। यहाँ पर सरकार को कहा गया है कि सरकार 2 पक्षीय नीति बना सकती है, यानी उसकी नीति में 2 सबसे बड़े हिस्से होने चाहिए। पहला हिस्सा कि कोविड-19 का जो प्रभाव है उसको न्यूनतम कम से कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे, और दूसरा ये कि जो भी वर्तमान में अवसर नए उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे अगर आप देखें तो ऑनलाइन माध्यम से ऐसे शिक्षा का प्रचार बढ़ा है, एक माध्यम आप कह सकते हैं। तो इस तरह के जो नए अवसर आपके डेवलप हो रहे हैं उनका सरकार को भरपूर उपयोग करना चाहिए। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकार को नीति बनाने की आवश्यकता है, और इन नीतियों को लागू करने के लिए 3 प्रमुख आधारों को सरकार ध्यान रखे कि जो भी नीतियां उन्हें बड़े या बिगर स्केल पर किया जाए, बड़े पैमाने पर लागू किया जाए, और अगर नीतियों में कोई जोखिम या किसी भी तरह का उसमें रिस्क है तो उसको भी एक तरह से लेना चाहिए। तो बिगर और बोल्डर एक तरह से नीतियां सरकार की होनी चाहिए और तेज कार्रवाई की जाए, यानी जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नीति का निर्माण हो और उसके लागू होने में लंबा समय लग जाए, क्योंकि हमारे पास वर्तमान में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए जो समय सीमा है वो बहुत लंबी नहीं है, क्योंकि घाटा काफी बड़ा हुआ है। तो हमें तेजी से कार्य करना पड़ेगा। तो ये 3 आधार पर हम एक तरह से 2 पक्षीय अपनी नीति को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार को भविष्य के लिए हमारी अर्थव्यवस्था के जो 4 प्रमुख स्तंभ है उन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जब आप बोलते हैं बड़े उद्योग समूह, जैसे रिलायंस की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, महिंद्रा ग्रुप की बात करें, या अगर हम बजाज ग्रुप की बात करें, तो जो भी इस तरह के बड़े औद्योगिक समूह भारत में वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़े औद्योगिक समूह बड़े पैमाने पर रोजगार भी उत्पन्न करते हैं। तो सरकार को एक पहली नज़र इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर हम बात करें एमएसएमई, जब हम एमएसएमई बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम, तो इनके ऊपर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। कारण कि जो बड़े औद्योगिक समूह हैं उनका बड़ा उत्पादन एमएसएमई से आता है।
जैसे अगर आप एक फोर व्हीलर की बात करें तो फोर व्हीलर में जो स्पेयर पार्ट छोटे बनते हैं वो एमएसएमई एक तरह उद्योग तैयार करते हैं। तो एमएसएमई को एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो सप्लाई लेन में बहुत महत्वपूर्ण है बड़े उद्योगों के लिए। तो जब आप बड़े औद्योगिक समूह की बात करते हैं कि उनको ध्यान रखना है तो इसमें एमएसएमई भी शामिल है। तो एमएसएमई को बढ़ावा देकर हम बड़े उद्योगों के लिए एक सहायता अपने आप उत्पन्न करते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो भारत में स्टार्टअप्स के लिए जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है और बड़ी संख्या में स्टार्टअप सक्सेसफुली भारत में काम कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान में देखें तो लगभग 60,000 अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्र में स्टार्टअप हैं वो भारत में एक तरह से कार्य कर रहे हैं। और उनके लिए कोविड-19 में जो वित्त की सुविधा, जो फंड की सुविधा है वो सबसे बड़ी समस्या के रूप में दिखी। तो स्टार्टअप्स पर सरकार को एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और साथ साथ इसमें रोजगार उत्पन्न करने की भी अपार संभावनाएं हैं। और चौथा हिस्सा हमारा प्रवासी भारतीय एनराइज की बात करें या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई की बात करें तो जो इस तरह से प्रवासी भारतीय हैं वो भी एक बड़ा हिस्सा है जो हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकता है। इन प्रवासी भारतीयों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक एक हमारा संबंध इनके साथ है उसके आधार पर प्रवासी भारतीय भारत में बड़े पैमाने पर विकास एक तरह से चाहते हैं। तो उसके लिए वे स्वयं तो निवेश करते ही हैं लेकिन विदेशों में जो प्रवासी भारतीय हैं वो भारत सरकार के एक अप्रत्यक्ष रूप में एम्बेसडर के रूप में या दूत के रूप में कार्य करते हैं। भारत में निवेश की जो भी संभावनाएं हैं उनके बारे में प्रवासी भारतीय बाहर के देशों में जो व्यापारिक समूह है या उद्योगपति है उनको बता सकते हैं और वो भारत में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा। तो ये चार बड़े हिस्से हैं जिन पर अर्थव्यवस्था में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ पर प्रमुख रणनीति की बात करें तो पहला हिस्सा देखें, जो बड़े बिजनेस समूह हैं, बड़े व्यापारिक समूह हैं, उनको कर में सरकार को विभिन्न प्रकार की छूट देनी चाहिए क्योंकि जब करों में आप छूट देते हैं तो एक तरह से कंपनी के लाभ बढ़ते हैं और कर में छूट देने के साथ साथ कच्चा माल और विभिन्न प्रकार की जो वस्तु और सेवाएं हैं उन्हें खरीदने के लिए उधार यानी एक तरह से बाजार से जो क्रेडिट है बैंक के माध्यम से वो प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं जो बड़े औद्योगिक समूह हैं उनको सहूलियत सरकार को देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बड़े औद्योगिक समूह तेजी से कार्य अपना शुरू कर पाएंगे तो इससे होगा ये कि उपभोक्ता की मांग बढ़ सकती है। देखिए, जब आप वस्तु सेवाओं की या कच्चे माल की मांग को बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कोयले की बात करें, अगर कोयले की मांग बढ़ेगी तो कोयले के खनन करने के लिए जो लोग उसमें कार्य कर रहे हैं उनको पुनर्रोजगार एक तरह से मिलेगा। तो एक तरह से रोजगार सृजन में भी ये योगदान करेगा। और बड़े उद्योग जो छोटा सामान एमएसएमई से खरीदते हैं यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से, इनमें भी कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में रोजगार बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो पहला प्रयास सरकार को यह करना होगा। दूसरा, बैंकों के द्वारा जो भी ऋण दिया जा रहा है उसको सुनिश्चित सरकार करे क्योंकि अगर जो भी उद्योग काम कर रहे हैं उनको अगर फंड नहीं मिलेगा तो वो आसानी से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वर्तमान स्थिति में उनके संसाधन काफ़ी कमजोर हैं। उनको जब तक निवेश मिलेगा नहीं वो उसको लगाकर उद्योग शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर बंद स्थिति में है तो दोबारा उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि बैंकों से क्रेडिट या जो ऋण की मात्रा है वो औद्योगिक समूहों को मिलती रहे या जो भी उद्योग चल रहे हैं उनको। यहाँ पर सरकार को ध्यान रखना है कि बैंकों का जो एनपीए है यानी गैर निष्पादनकारी संपत्ति, यानी जो पैसा समय से वापस नहीं आ पा रहा है वो बैंकों का बढ़ सकता है। तो कुछ समय तक अगर एनपीए बढ़ता है तो ये सरकार एक तरह से इसको टॉलरेट करे और ऋण की जो एक तरह से सुविधा है वो बैंकों को बनाए रखे या बढ़ाए। अगर ऐसा होगा तो बैंकों के माध्यम से अगर कंपनियों को निवेश मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं उद्योगों को तेजी से आगे बढ़ाने में अपना कार्य कर सकते हैं। एक तीसरा काम ये करना है कि कोविड-19 में आप देखें कि चीन के ऊपर एक तरह से वैश्विक स्तर पर जो उत्पादन की बड़ी जिम्मेदारी थी और कोविड-19 के प्रभाव में यह बात सामने आई है कि वैश्विक स्तर पर उत्पादन का जो बड़ा हिस्सा है वो चीन से अलग अन्य देशों में भी जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में भारत एक अच्छे विकल्प के रूप में हो सकता है। तो सरकार को 5 साल की एक योजना बनानी होगी कि अगर कोई कंपनी चीन से अपना उत्पादन प्रोडक्शन भारत में लाना चाहती है तो उसको किस तरह से सहूलियतें सरकार देगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है भारत में आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए। अगर हम मेक इन इंडिया कैंपेन की बात करें तो मेक इन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत भारत सरकार ने 10 क्षेत्रों की बात करी है जिनको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ोतरी दी जाएगी। तो इन पर सरकार को अपना कार्य और बढ़ाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, फार्मा यानी दवा निर्माण उद्योग की, हैवी इंजन यानी भारी मशीन बनाने वाले जो उद्योग हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी यानी संवहनी ऊर्जा की बात करें जैसे सौर ऊर्जा हम ले सकते हैं,
खाद्य प्रसंस्करण हमारे कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काफी आवश्यक है। केमिकल इंडस्ट्री, रसायन उद्योग, और टेक्सटाइल यानी कपड़ा निर्माण उद्योग। तो इनमें भारत सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने काफी बड़े पैमाने पर इंटरेस्ट दिखाया है। तो उनको एक तरह से इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सरकार के द्वारा अगर किसी प्रकार की छूट या सुविधाएं आगे दी जाती हैं, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से निवेश इन क्षेत्रों में आ सकता है और मेक इन इंडिया जो हमारी कैंपेन है उसको भी मजबूती मिलेगी। इसके माध्यम से रोजगार सृजन भी होगा और भारत के संसाधन का जो उपयोग है वो भी बड़े पैमाने पर हो सकेगा। अगले हिस्से में आए तो सनराइज सेक्टर, यानी अर्थव्यवस्था में उन क्षेत्रों को हम सनराइज सेक्टर कहते हैं जिनमें भविष्य में काफ़ी संभावना रहती है ग्रोथ करने की। तो भारत में अगर हम देखें तो सनराइज सेक्टर में सरकार ग्रोथ के लिए काम कर सकती है, जैसे बैटरी विनिर्माण यानी बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में उसको बढ़ावा देना। आप देखें हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ किए जाते हैं, ई रिक्शा अगर हम देखें तो उनकी बैटरी बड़े पैमाने पर अभी भी पूरी तरह से चीन से आती है। तो इस तरह की स्थिति हम भारत में बना सकते हैं कि बैटरी निर्माण भारत में हो सकता है। सोलर पैनल, हम सौर ऊर्जा से 2022 तक लक्ष्य रख रहे हैं कि 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। अभी भी सोलर पैनल का बड़ा हिस्सा बाहर से आता है, तो हमें यहाँ पर घरेलू उद्योग इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप देखें ब्लॉकचेन इंडस्ट्री हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या अगर हम रोबोटिक्स की बात करें या हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इसी के साथ साथ डाटा एनालिटिक्स की बात करें या ऑगमेंटेड रियलिटी एआर की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें धीरे धीरे संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो भारत सरकार इन्हीं क्षेत्रों में इंसेंटिव यानी छूट देकर या अन्य प्रकार से मदद देकर लोगों को प्रोत्साहित कर सकती है, उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकती है कि इसमें आगे बढ़े और बाहर का निवेश भी आए और भारतीय निवेश भी इसमें बढ़े। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो इनोवेशन, नवोन्मेष है वो तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन में भी मदद मिलेगी। और सनराइज सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स की जो फंडिंग है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है जो वर्तमान में कमजोर हुई है। तो स्टार्टअप अगर आगे बढ़ेंगे तो रोजगार तो वो उत्पन्न करते ही हैं, भारत में इनोवेशन या नवोन्मेष उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अपने सनराइज सेक्टर पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर हम देखें तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो वर्तमान में काफी मंदी के दौर से गुजर रहा था और कोविड-19 में स्थिति और खराब हो गई। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे जीडीपी में लगभग 9% के आसपास इसके द्वारा योगदान दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में इतने बड़े योगदान करने वाले क्षेत्र को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ऑटोमोबाइल्स पर जो भी जीएसटी की दरें हैं वो मानी जाती है काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनमें कुछ परिवर्तन करके जो नए व्हीकल हैं उनके बेचने की जो दर है उसको बढ़ाया जा सकता है। पुराने गाड़ियों को एक तरह से तोड़कर उनका जो बाजार यानी ओल्ड व्हीकल के स्क्रैप करने का जो मार्केट है उसको सरकार को एक तरह से रेगुलर करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम है जिसके माध्यम से ऑटोमोबाइल क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखें ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जो छोटे मोटे मशीनें हैं, छोटे मोटे कलपुर्जे हैं, उनकी सप्लाई करता है कौन? एमएसएमई। तो अगर हम ऑटोमोबाइल को आगे बढ़ाते हैं तो एमएसएमई क्षेत्र के भी आगे बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। इन अगले सुधार अगर देखें तो भूमि अधिग्रहण, ये भारत में काफी विवादित मामला है और जब तक कोई निवेश आता है उसको आसानी से भूमि अधिग्रहण करके नहीं मिलती है तो वो अपना कोई उत्पादन केंद्र कैसे लगाएगा। तो भूमि अधिग्रहण को भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए और इसके मामले में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में एक तरह से जो नियम आया है सरकार की तरफ से, जो वहाँ कानून बनाया गया वो काफ़ी आसान है, तो वो निवेश को आकर्षित करते हैं। तो अन्य राज्यों में भी इस तरह से भूमि अधिग्रहण के जो बिल हैं वो आने चाहिए या केंद्र के स्तर पर आना चाहिए जिससे कि बाहरी निवेश को आसानी से आकर्षित किया जाए। भारत सरकार श्रम कानूनों में सुधार करने पर अच्छे से कार्य कर रही है, उसको तेजी से लागू करना चाहिए क्योंकि अगर श्रम कानूनों में सुधार तेजी से लागू होंगे तो ये जो भी उत्पादन केंद्र वहां पर अनुशासन बनाएंगे और इससे कंपनियों में उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। प्रवासी भारतीयों का जैसे हमने बात किया तो वो निवेश के एक बड़े साधन के रूप में हो सकते हैं और वो भारत में निवेश भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें छूट अगर सरकार से मिलती है और आसानी से मंजूरी मिलती है तो वो भारत में निवेश करने के लिए और ज़्यादा आकर्षित होंगे। चीन में अगर हम देखें तो चीन की सरकार के द्वारा जो प्रवासी चीन के लोग हैं उनके निवेश को विभिन्न प्रकार की छूट दी जाती है और वो चीन में बड़े पैमाने पर निवेश एक तरह से करते हैं। तो उसी से एक तरह से सीख लेते हुए हमें भी प्रवासी भारतीयों के निवेश को आकर्षित करना चाहिए। सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि बाहर का जो निवेशक आ रहा है
वो अपनी जब आमदनी करता है, मान लीजिए किसी निवेशक ने भारत में 100 रुपए लगाए और उसके ऊपर मान लीजिए जो उसको आमदनी हो रही है वो मान लीजिए निकल के आ रही है 110 रुपए, तो 100 लगाकर अगर 110 का लाभ हो रहा है, उस पर अगर मान लीजिए उसने 5 रुपए का टैक्स दे दिया तो असली में उसको 105 रुपए मिले, यानी पूर्ण रूप से उसका लाभ कितने का हुआ, 5। तो सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि निवेशकों का जो भी आमदनी हो रही है उसमें जो कर लगाया जा रहा है उसको संतुलित किया जाए। अगर निवेशकों की आय बढ़ती है, कहीं ना कहीं भारत में निवेश करने के लिए वो आकर्षित होते हैं, तो ये तरीका भी सरकार के द्वारा अपनाया जा सकता है। एक अंतिम उपाय के रूप में है कि सिंगापुर जैसा एक निवेश केंद्र भारत में खोला जाना चाहिए और इस निवेश केंद्र में किसी भी तरह के घरेलू भारत के कानून वो लागू ना हो और भारत की जो टैक्सेशन कराधान की व्यवस्था वो लागू ना हो। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर में निवेश जो किया जाता है तो वहां पर अलग तरह का टैक्स सिस्टम है जिससे निवेशकों को काफी लाभ होता है और वो आकर्षित होते हैं निवेश करने के लिए। तो इसी तरह का केंद्र भारत में खोलने की आवश्यकता है जहां पर हमारे घरेलू कानून और घरेलू कर के नियम लागू ना हो, जिससे निवेशक वैश्विक स्तर पर वहां पर आकर्षित हों और वहां के माध्यम से भारत और बाहरी देशों में निवेश करें। तो यह भी भारत में एक बड़े निवेश केंद्र को बनाने का एक तरीका हो सकता है। इस निवेश केंद्र में विदेशी जो भी लॉ एजेंसियां हैं या बैंक हैं उनको एक तरह से आकर्षित करना चाहिए कि वो अपने केंद्र खोले। तो निवेश केंद्र के रूप में सिंगापुर जैसा एक सेंटर भारत में खोला जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख सुझाव हैं जो भारत सरकार लागू करके आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकती है और कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई धीरे धीरे आने वाले समय में की जा सकती है। इसमें निवेश को आकर्षित करना और रोजगार को उत्पन्न करना ये प्रमुख रूप से है। नई प्रकार की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है जैसे सनराइज सेक्टर है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। स्टार्टअप्स को सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें इनोवेशन और रोजगार दोनों साथ साथ होता है। तो ये कुछ प्रमुख सुझाव हैं जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को एक नए रूप में इमेजिन किया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत अपनी अर्थव्यवस्था में इन परिवर्तन के माध्यम से बड़े रूप में आर्थिक विकास कर पाएगा। इसी डिस्कशन के आधार पर जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं इनको आप एक आंसर के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा। भारत में वर्तमान महामारी की स्थिति में आर्थिक सुधार के लिए भविष्य में क्या उपाय किए जा सकते हैं चर्चा करें। तो उन्हें आप बता सकते हैं। हमने 14 पॉइंट डिस्कस किए हैं तो आप अलग अलग पैराग्राफ में एक एक पॉइंट को डिस्कस करके डिटेल में इन्हें बता सकते हैं। नेक्स्ट हम अपनी न्यूज़ पर आते हैं और ये न्यूज़ एक तरह से प्रीलिम से संबंधित है और यहाँ पर ध्यान रखें कि जो भी ऑनलाइन कंटेंट है गूगल पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पर उसको एक तरह से बैन करने के लिए एक विवाद यहाँ पर चल रहा है और बॉम्बे हाईकोर्ट में एक केस चल रहा है। एक संस्था है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमान यानी AIMIM, तो उनके एक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा कुछ पोस्ट इस तरह का किया गया जिसका विरोध किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि उसको सोशल नेटवर्किंग साइट से हटाया जाए। इसी केस के संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक तरह से सुनवाई चल रही है और जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने हाईकोर्ट को अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दी है कि अगर कोर्ट की तरफ से आदेश होता है तो इस तरह के कंटेंट को वो प्लेटफॉर्म से हटा सकते हैं। भारत में आप ध्यान रखें कि हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है यानी अगर हम IT एक्ट 2000 की बात करें तो हमारा जो IT एक्ट 2000 का है ये काफी बड़े पैमाने पर एक तरह से सरकार को छूट देता है कि उसके द्वारा अगर कोई ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट है तो उसको बैन किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। आप ध्यान रखें भारत सरकार ने चीन के कई ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित किया है तो इसका जो प्रतिबंध है वो भी IT एक्ट 2000 की जो सेक्शन 69A है उसके द्वारा किया गया है। तो 69A आपका जो सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, इसे 2008 के संशोधन के द्वारा एक तरह से जोड़ा गया था। तो इसी सेक्शन 69A के संबंध में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखें 69A सेक्शन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, वो भारत सरकार को शक्ति देता है कि वो दिशा निर्देश जारी कर सकता है किसी भी संस्था को कि कोई भी ऐसा कंटेंट उसको ब्लॉक किया जाए या पब्लिक एक्सेस उसका बंद किया जाए जिसको सरकार को लगता है कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता या अन्य प्रकार से देश के लिए किसी भी तरह से वो नुकसानदायक है। तो ये भारत सरकार की तरफ से उपयोग करके आदेश दिया जा सकता है। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A की बात करें तो किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से कैसी भी जानकारी है उसके सार्वजनिक उपयोग को एक तरह से रोकने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार को शक्ति क्या है या उसके जो अधिकारी हैं वो कैसे इसको लागू करते हैं, तो यहाँ पर व्यवस्था ये है कि भारत की संप्रभुता या हमारी अखंडता, भारत की रक्षा की बात करें या राज्य की जो सुरक्षा है उसके हित में अगर कोई ऐसा निर्णय लेना है या किसी कंटेंट को ब्लॉक करना है तो सेक्शन 69A
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में है उसका उपयोग करके उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर किसी विदेशी देश से या सार्वजनिक मामले में कोई ऐसा निर्णय है जिससे भारत के विदेशी देशों से संबंध में प्रभाव पड़ सकता है या सार्वजनिक जो व्यवस्था है उस पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसे कंटेंट को भी एक तरह से हटाने के लिए भारत सरकार सेक्शन 69A में कह सकता है। भारत सरकार किसी भी एजेंसी को निर्देशित कर सकता है कि कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या होस्ट किया गया कोई भी जानकारी है वो जनता के एक्सेस को एक तरह से उसमें रोक दिया जाए। इस कानून के माध्यम से सरकार को इस कानून के माध्यम सेक्शन 69A में यह भी सुविधा है कि जो भी मध्यस्थ मतलब इंटरमीडियरी जो एक तरह से, जैसे फेसबुक की बात करें, किसी का कंटेंट है फेसबुक पर एक तरह से अपलोड है जो सरकार एक तरह से बैन करने के लिए मान लीजिए फेसबुक को कह रहा है और फेसबुक ने ऐसा नहीं करा, तो ऐसी स्थिति में फेसबुक पर एक तरह से कार्रवाई की जा सकती है और उस पर 7 साल की जेल का प्रावधान है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो काफी कठोर प्रावधान यहाँ पर है। इसी सेक्शन 69A के संबंध में हम यहाँ पर एक प्री का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के द्वारा ऑनलाइन किसी सामग्री को केंद्र सरकार प्रतिबंधित कर सकती है। सही स्टेटमेंट है। वर्तमान में चीन के विभिन्न ऐप को सेक्शन 69A के द्वारा ही प्रतिबंधित किया गया है। सही स्टेटमेंट है। तीसरा, सेक्शन 69A को 2008 के संशोधन के द्वारा 2000 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जोड़ा गया। सही स्टेटमेंट है। तीनों सही है, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट न्यूज हमारी देखें तो गोदावरी के क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर बाढ़ आ रही है क्योंकि वर्तमान जो मानसून का सीजन चल रहा है तो गोदावरी के जो बड़े इलाके हैं वो उसकी जो खतरनाक सीमा जल की उससे ऊपर बह रहे हैं। तो माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के बड़े क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना है। तो गोदावरी नदी के संबंध में हम यहाँ पर एक आपका प्री का क्वेश्चन ले रहे हैं। गोदावरी आप ध्यान रखें प्रायद्वीपी भारत में सबसे लंबी नदी है और गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश से इसका प्रमुख प्रवाह होता है और आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा पर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी संदर्भ में हम गोदावरी का एक प्रश्न यहां पर देखते हैं। गोदावरी नदी का जो पूरा चार्ट है उसे ध्यान रखें। उसकी प्रमुख सहायक आप देखें जैसे मंजरा है, इसके अलावा इंद्रावती है या सबरी है, इसके अलावा वैनगंगा और पेनगंगा नदियां वो इसकी सहायक है और ये गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी नदी से संबंधित एक प्री का आप क्वेश्चन देखें। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सही स्टेटमेंट है। मंजरा, इंद्रावती, सबरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां। सही स्टेटमेंट है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है। देखिए महाबलेश्वर का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। महाराष्ट्र जरूर सही है लेकिन महाराष्ट्र में महाबलेश्वर न होकर नासिक के पास जगह पड़ती है त्र्यंबक। तो ये त्र्यंबक के पास नासिक महाराष्ट्र से निकलती है ना कि महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से आप ध्यान रखें दक्षिण भारत की एक और प्रमुख नदी है कृष्णा का उद्गम होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। चौथा, इसका प्रवाह क्षेत्र 4 राज्यों में है यानी महाराष्ट्र, उसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की एक तरह से कुछ सीमावर्ती क्षेत्र में बहती है और साथ साथ आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में। तो 4 राज्यों में है। तो डी आंसर है आपका 1 2 4। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं और ये यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से संबंधित है और ये कैशलेस एक तरह से भुगतान करने का एक सिस्टम है जिसे भारत में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा संचालित किया जाता है और इसी को आंध्र प्रदेश के गाँव में भी आंध्र प्रदेश सरकार प्रारंभ करने वाली है। तो यूपीआई इंटरफेस के संबंध में हम प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। यूपीआई इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ये सामान्यतः अगर हम देखें तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है और बैंकिंग कई सुविधाओं को आपस में इसमें मर्ज किया जा सकता है, बिना किसी बाधा के इसमें भुगतान होता है। और कोई भी अगर लीजिए आप व्यापारी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीद रहे हैं, वहां पर आपको भुगतान करना है तो उसमें ही इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसमें जब भी आपको कोई भुगतान करना होता है तो आपको किसी भी तरह के बैंक खाते या आईएफएससी कोड नंबर या अन्य तरह की जो जानकारी है वो देने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से आपको केवल अपना जो वर्चुअल एड्रेस है उसके आधार पर आप यूपीआई में भुगतान कर सकते हैं। तो ये माना जाता है कि भुगतान का काफी सरल और आसान एक तरीका है और इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप भुगतान पहुंचा भी सकते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में। तो पीयर टू पीयर जो भुगतान है वो भी एक तरह से किया जा सकता है। तो अगर आप किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं तो उसको अनुरोध या रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वहां से पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे को भुगतान कर भी सकते हैं। तो काफी आसान एक तरह से एक कैशलेस सिस्टम है भारत में पेमेंट का, काफी सुरक्षित माना जाता है। एनपीसीआई ने इसको 21 बैंकों के साथ मिलकर एक प्रायोगिक आधार पर 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में प्रारंभ किया था और आगे चलकर 25 अगस्त 2016 को इसको पूर्ण रूप से एक तरह से बड़े पैमाने पर लागू किया गया। अगर हम 30 दिसंबर 2016 से पहले की बात करें
तो विभिन्न प्रकार के जो बैंक थे उनके अलग अलग यूपीआई ऐप आपको डाउनलोड करके उस बैंक के साथ में यूपीआई पेमेंट आप करते थे, और ये असुविधा होती थी। जैसे मान लीजिए आपके कई बैंकों में खाते हैं तो आपको हर बैंक का यूपीआई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस असुविधा को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2016 को भीम ऐप लॉन्च किया, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो भीम में एक तरह से जितने भी बैंक हैं उन सब के यूपीआई एक तरह से एक ही जगह पर हैं, तो आपको अलग अलग बैंक के जो ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, भीम ऐप के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। तो ये 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखें, भारत में जो नोटबंदी की गई थी उसके बाद ही इसकी घोषणा की गई थी। इसके अन्य अगर हम फीचर देखें तो यहाँ पर 24/7 भुगतान किया जा सकता है और साल के 365 दिन यह व्यवस्था रहती है। विभिन्न खातों में आप सिंगल मोबाइल के माध्यम से, जैसे भीम ऐप है उसका उपयोग करके अलग अलग बैंक के अकाउंट में यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेमेंट है वो पुल और पुश व्यवस्था में रहता है, यानी किसी को आप भुगतान कर सकते हैं, पुल की बात करें, और पुश किसी से भुगतान प्राप्ति भी कर सकते हैं, और इसके लिए किसी से भुगतान आप प्राप्त भी कर सकते हैं। और इसमें आपका जो वर्चुअल एड्रेस होता है यूपीआई का वो उपयोग किया जाता है, कार्ड नंबर, खाता संख्या, आईएफएससी कोड की आवश्यकता नहीं है। अब अपने बिल है किसी और को बता भी सकते हैं, जैसे आपने पेमेंट किया है तो उसका जो भी आईडी आता है उसको आप शेयर करके बता सकते हैं कि आपने पेमेंट कर दिया है। और कैश ऑन डिलीवरी यानी कैश भुगतान करने का जो सिस्टम है उससे बचने का ये सबसे अच्छा तरीका एक तरह से माना जाता है। यहां पर व्यापारी भुगतान भी आसानी से किए जा सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, और जो भी विभिन्न प्रकार के जैसे बिजली अन्य प्रकार के आपके बिल हैं उनको आप पे कर सकते हैं। काउंटर पेमेंट, जैसे आप किसी जगह पर, जैसे मान लीजिए आप बिजली विभाग के कार्यालय में जाते हैं, वहां पर पेमेंट आपको करना है तो आप काउंटर पेमेंट भी कर सकते हैं। और बार कोड जो भी रहता है यानी जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। और साथ ही साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से यूपीआई भुगतान में अगर कोई समस्या है तो उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं। तो कई सुविधाएं एक तरह से यूपीआई भुगतान में मिलती हैं। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। भीम ऐप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसे एनपीसीआई द्वारा संचालित किया जाता है, सही स्टेटमेंट है। भीम द्वारा यूपीआई माध्यम से भुगतान किया जाता है। इसे 30 दिसंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। देखिए, जब हम बात करते हैं 30 दिसंबर 2017 तो 2017 नहीं 2016, तो इसीलिए स्टेटमेंट ये तीसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। तीसरा गलत है तो 1 2 आपका आंसर हो जाता है ए, 1 और 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम उस पर आते हैं। इंडियन नेपालीज डिप्लोमेट डिस्कस बायलैटरल प्रोजेक्ट। देखिए, भारत और नेपाल के जो संबंध है वो काला पानी क्षेत्र को लेकर एक तरह से विवादित है, और इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा नेपाल के विकास के लिए जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनको और तेजी से करने के लिए दोनों देशों के द्वारा द्विपक्षीय वार्ताएं प्रारंभ की गई हैं। इसी कड़ी में दोनों देश के राजनयिक आपस में डिस्कस करके इन प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करेंगे। तो इसी कड़ी में अगर हम देखें तो एक प्रमुख यहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो हम इसी के कंसर्न में यहाँ पर आपका प्री का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ध्यान रखें कि 900 मेगावाट की ये परियोजना है, और इस परियोजना की जो बिजली का उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर भारत में भी उपयोग होगा और नेपाल को भी इसको दिया जाएगा। तो इसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के संबंध में हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अरुण 3 जल विद्युत योजना नेपाल में अरुण नदी पर बनाई जा रही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इसका निर्माण एसजीवीएन सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। देखिए, ये कंपनी एक सरकारी कंपनी है जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार हिस्सेदार है। तो सतलुज जल विद्युत निगम जो एसजीवीएन है, एसजीवीएन की एक सहायक कंपनी है, उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को संचालित किया जा रहा है। सतलज जल विद्युत निगम की हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार के बीच में एक संयुक्त उपक्रम है, और इसी की एक सहायक सब्सिडरी कंपनी है वो इस प्रोजेक्ट को बना रही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, दोनों सही है। तो आपका आंसर है सी, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट न्यूज पर हम आते हैं। तो ये बांग्लादेश के साथ में संबंधित है। बांग्लादेश के साथ अगर हम देखें तो हमारे संबंध वर्तमान में काफी मधुर हैं, और भारत से एक नदी नेपाल में पहुंचती है, तीस्ता, जो सिक्किम से एक तरह से निकलती है और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से होते हुए ये पहुंचती है कहां पर, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, कहां पर, बांग्लादेश में, उसमें जाकर मिलती है। तो तीस्ता नदी का जो जल है उसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। तो तीस्ता नदी को विकसित करने के लिए अभी चीन की तरफ से एक सहायता दी जा रही है $1 अरब की, वहां पर इरिगेशन या सिंचाई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए। तो भारत सरकार इसको एक खतरनाक स्थिति मान रही है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा बहुत करीबी पड़ोसी है। तो चीन अगर यहां पर प्रवेश करता है तो हमारे लिए सामरिक स्थिति कमजोर होगी। तो इसी कंसर्न में हमारे जो विदेश सचिव हैं वो यात्रा कर रहे हैं बांग्लादेश की। तो हम इसी तीस्ता नदी के संबंध में यहां पर बात करेंगे। ध्यान रखें,
पश्चिम बंगाल के विरोध के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर जो समझौता है वो अभी तक नहीं हो पाया है और दोनों देश के संबंधों के बीच में तीस्ता नदी एक प्रमुख विवाद के रूप में माना जाता है। इसके अलावा आप देखें, बराक नदी है, उस पर विवाद भी एक तरह से बना हुआ है और गंगा नदी पर जो फरक्का बैराज बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो भी एक प्रमुख मुद्दा माना जाता है। तो नदी पानी का जो बंटवारा है ये भारत बांग्लादेश के बीच में विवादित मुद्दा है। इसी कड़ी में हम तीस्ता नदी का जो हिस्सा है वो डिस्कस कर रहे हैं। तीस्ता की एक सहायक नदी है रंगित, और रंगित नदी पर एक प्रमुख बांध भी बनाया गया है। तो तीस्ता ध्यान रखें, सिक्किम से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है, पश्चिम बंगाल होकर बांग्लादेश में पहुंचती है और रंगित इसकी एक सहायक नदी है। इसी कंसर्न में हमारा एक प्री का क्वेश्चन आप देखें, तीस्ता नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। रंगित तीस्ता की एक सहायक नदी है, सही है। तीसरा, तीस्ता अंत में बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाती है। देखिए, गंगा का नाम पद्मा है बांग्लादेश में, लेकिन ये पद्मा में नहीं, ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जिसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। ध्यान रखें, यमुना नहीं है, जमुना है। तो ये पद्मा नहीं है, जमुना जो ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में, उसमें तीस्ता अंत में मिलती है जब वो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में पहुंचती है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, 1 और 2। आंसर आपका ए सही है, 1 और 2। NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के संबंध में यहाँ पर एक आपका आर्टिकल है और इस आर्टिकल में माना गया है कि IL&FS की जो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है यानी IFIN, उसके माने जा रहे हैं कि जो खाते हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि NFRA ध्यान रखें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के संबंध में भारत सरकार के जो भी स्टैंडर्ड या मानक हैं उनको स्थापित करने की भारत सरकार की एक संस्था है। तो इसी NFRA के संबंध में हमारा एक यहाँ पर क्वेश्चन है। तो हम NFRA के बारे में कुछ जरा पॉइंट्स को देखते हैं। NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। अब इसका गठन आप ध्यान रखें कि 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसकी धारा 132 के अंतर्गत खंड 1 में किया गया है और ये 1 अक्टूबर 2018 से एक तरह से कार्य कर रही है। और इसके कार्य और कर्तव्य देखें तो इसका प्रमुख कार्य यह है कि जो भी केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित कंपनियों के द्वारा अपनाए जाने वाली जो नीतियां हैं, खास तौर पे लेखांकन की बात करें या लेखा परीक्षा, यानी अगर हम बात करें ऑडिट की या हम बात करें किसकी, अकाउंटिंग की, उन दोनों के मामले में जो भी नियम कानून सरकार नीति या मानक बनाती है उसको स्थापित कराना कंपनियों में, ये NFRA का प्रमुख कार्य है। इसी के साथ साथ लेखा मानक और लेखा परीक्षा के जो मानक हैं उनके अनुपालन की निगरानी करता है और उसका प्रवर्तन करता है, यानी कंपनियों को बताता भी है और उसके अनुपालन को सुनिश्चित करता है। किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके आधार पर कंपनी का लाभ और हानि आप एक तरह से पता लगा सकते हैं। कंपनी कितने हिसाब से, कंपनी किस स्तर पर कार्य कर रही है, कोई भी उसमें निवेश करना चाह रहा है तो सही अगर ऑडिट की रिपोर्ट है या अकाउंट के सही आंकड़े हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी की सही सूचना मिलती है। कभी कभी कंपनियां गलत आंकड़े देकर निवेश आकर्षित करती हैं और यह निवेशकों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक भारत में स्थापित हो जाएं, ये NFRA के द्वारा कार्य किया जाता है। और इसी क्षेत्र में उसके द्वारा सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सुझाव हैं वो भी दिए जाते हैं और किस तरह से गुणवत्ता इसकी बढ़ाई जा सके, इसकी निगरानी भी NFRA के द्वारा की जाती है। NFRA को यह भी एक तरह से अधिकार दिए गए हैं कि लेखांकन और लेखा परीक्षा यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो भी कार्य या कर्तव्य करने की उसे आवश्यकता है या अचानक कोई नियम उसे बनाकर लागू करने की आवश्यकता है तो उसको भी एक तरह से करने के लिए वो वहां पर पूरी तरह से उसको अधिकार दिए गए हैं। NFRA भारत में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मानक स्थापित करने की संस्था है। लेकिन कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनकी NFRA जांच कर सकती है? ऐसा तो नहीं है कि सारी कंपनियों की जांच कर सकती हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि ऐसी कंपनियां जो भारत के शेयर बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में कहीं पर भी लिस्टेड है यानी उनका शेयर आ चुका है तो उनकी जांच NFRA कर सकता है, यानी उन्होंने ऑडिट और अकाउंटिंग में सरकार के जो नियम कानून उसका पालन किया है या नहीं किया है, ये जांच NFRA कर सकता है। दूसरा देखें, गैर सूचीबद्ध यानी ऐसी कंपनियां जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है लेकिन उनका पेड अप कैपिटल, जब हम पेड अप कैपिटल की बात करते हैं तो यह पूंजी का वो हिस्सा होता है जिसके माध्यम से बाजार में एक तरह से शेयर जारी किए जाते हैं।
जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए की कंपनी है और उसने 20 रुपए के बाजार में शेयर जारी किए हैं, तो ये जो शेयर जारी किए गए हैं ये 20 उसका पेड अप कैपिटल हुआ। तो अगर किसी कंपनी का कम से कम 500 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल है, या एक साल में कम से कम 1000 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार हो, या जो भी कंपनी पर ऋण है या डिबेंचर उन्होंने जारी किए हैं, या जो जमा राशि है, ये सब मिलाकर कम से कम अगर 500 करोड़ रुपए है, तो इन कंपनियों की जांच भी एनएफआरए कर सकता है। ऑडिट और उनकी अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड उन्होंने अपने यहाँ बनाए हुए हैं उसके लिए। जो भी बीमा कंपनियां या बैंकिंग कंपनियां, बिजली उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनियां हैं जो किसी विशेष अधिनियम या एक्ट के द्वारा बनी हैं और कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर उनमें कार्य किया जाता है, तो ऐसी कंपनियों की जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की जांच है वो भी एनएफआरए के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ एनएफआरए जांच कर सकता है कि अगर सार्वजनिक हित में केंद्र सरकार आदेश देता है तो किसी भी कॉरपोरेट संस्था या कोई व्यक्ति या कोई कॉरपोरेट निकाय है या कोई कंपनी और व्यक्तियों का कोई वर्ग है, उनकी जांच कर सकता है। तो जो ऊपर के ए और बी लिस्ट में नहीं आते हैं उनकी जांच भी हो सकती है अगर भारत सरकार की तरफ से सार्वजनिक हित में किसी कंपनी या व्यक्ति के बारे में इस तरह की जांच करने के लिए एनएफआरए को कहा गया है। और एक लास्ट ऐसा ध्यान रखें कि अगर भारत की कोई कंपनी है जो भारत में रजिस्टर है और उसकी कोई विदेश में संस्था काम कर रही है, तो उसकी भी जांच की जा सकती है अगर उस विदेश में काम करने वाली कंपनी की जो कुल मूल्य है वो भारतीय कंपनी का 20% या उससे ज्यादा हो। मान लीजिए कोई कंपनी भारत में ए काम करती है और इसकी एक सहायक कंपनी बी है, वो विदेश में काम करती है। इस बी कंपनी की जांच तभी एनएफआरए कर सकता है जब इस कंपनी की कुल आय की बात करें या कंपनी का जो कुल मूल्य है वो भारतीय कंपनी का जो भी एक तरह से मूल्य है उसके 20% या उससे अधिक हो। मान लीजिए भारतीय कंपनी का मूल्य 100 करोड़ रुपए है, तो अगर बी कंपनी का कुल मान लीजिए आय या उसका जो मूल्य है वो 20 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, क्योंकि 20% हो गया तो 20 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो इस बी कंपनी जो विदेश में काम कर रही है उसके आंकड़ों की भी जांच कर सकता है एनएफआरए। तो ये अधिकार क्षेत्र है जहां पर एनएफआरए के द्वारा जांच की जा सकती है। इसी एनएफआरए के संबंध में हमारा एक प्री का क्वेश्चन आप देखें। एनएफआरए निम्न कथनों पर विचार करें। यह संस्था भारत में लेखा परीक्षा तथा लेखांकन के मानक स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। सही है। यह एक वैधानिक संस्था है जिसका गठन कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा किया गया है। तो कंपनीज एक्ट भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया है और भारतीय संसद के द्वारा जो पारित है उसी के आधार पर यह वैधानिक संस्था एक तरह से बनाई गई है, जिसका काम है भारत में एक तरह से लेखांकन यानी अकाउंटिंग और लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग उनके मानक स्थापित करना। और इसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को किया गया। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका डी 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तो ये भारत में जो समुद्री खाद्य पदार्थ है सी फूड उनके एक्सपोर्ट से संबंधित है। भारत के द्वारा जो भी सी फूड बाहर निर्यात किया जाता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा फ्रोजन श्रिम्प का यानी जमे हुए झींगे, ये भारत में सबसे ज्यादा सी फूड है जिसका बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। और भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जाता है कहां पर? यूएसए पर। तो पहला सबसे बड़ा हमारा जो निर्यात का केंद्र है जो सी फूड की अगर हम बात करें समुद्री खाद्य पदार्थ की, तो पहले नंबर पर यूएसए और दूसरे नंबर पर यहां पर है चाइना। तो आप दोनों ध्यान रखें। और भारत सरकार की तरफ से आंकड़ा यह दिया गया है कि अगर हम बात करें 2019-20 तो 2019-20 में हमने 6.68 अरब डॉलर के सी फूड को बाहर एक्सपोर्ट किया है। और अगर आप रुपए में देखें तो ये लगभग 46,662.85 करोड़ रुपए बनता है। हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के सागरीय खाद्य पदार्थों के यानी सी फूड के निर्यात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत ने 2019-20 वित्तीय वर्ष में 6.68 बिलियन के सागरीय खाद्य पदार्थों का निर्यात किया है। अभी आंकड़ा हमने देखा जो पिछले हमने न्यूज में डिस्कस किया था कि 1920 की अगर हम बात करें तो 6.68 अरब डॉलर का हमने सी फूड एक्सपोर्ट किया है। दूसरा, यूएसए भारत से सी फूड का सबसे अधिक आयात करता है तथा चीन दूसरे स्थान पर है। सही स्टेटमेंट है। और तीसरा, भारत सबसे अधिक जमे हुए झींगे फ्रोजन श्रिम्प का निर्यात करता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो तीनों सही है, तो आंसर है आपका डी 1 2 3 तीनों सही है। एक लास्ट न्यूज पर आते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में पंडित जसराज का एक बड़ा नाम है और उनकी अभी मृत्यु हुई है कल, तो उन्हीं के कंसर्न में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये हरियाणा का जो मेवाती घराना है वहां से बिलोंग करते हैं और मेवाती घराने के एक प्रमुख वोकल सिंगर के रूप में हिंदुस्तानी संगीत में इन्हें जाना जाता है। इनके द्वारा प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ध्रुपद एक तरह से मेवाती घराने में जहां से ये संबंधित हैं
उनके लिए जाना जाता है। लेकिन ध्रुपद से अपने आप को इन्होंने ख्याल जो सिंगिंग है उसमें एक तरह से लाया। तो ख्याल सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं, मेवाती घराने से संबंधित है। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जो सिस्टम है, ध्यान रखिए दो हिस्से होते हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। तो ये हिंदुस्तानी जो म्यूजिक सिस्टम है, हमारा क्लासिकल सिस्टम जो शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है, उसकी परंपरा से बिलोंग करते हैं। इन्हीं से संबंधित हमारा प्री का क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें। पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक थे, सही स्टेटमेंट है। इनके सम्मान में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बृहस्पति तथा मंगल के बीच में स्थित एक लघु ग्रह 2006 VP32, इसे 300128 भी कहा जाता है, जिसे 1 नवंबर 2006 को खोजा गया है, पंडित जसराज नाम रखा गया। तो ध्यान रखें, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बृहस्पति और मंगल के बीच में एक लघु ग्रह है और जिसको हम माइनर प्लैनेट भी कहते हैं, तो इस माइनर प्लैनेट का नाम पंडित जसराज को एक तरह से सम्मान देते हुए पंडित जसराज रखा गया था। तो एक माइनर प्लैनेट का नाम जो बृहस्पति और मंगल के बीच में है, पंडित जसराज रखा गया है। तो ये सही स्टेटमेंट है। और तीसरा देखें, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, क्योंकि पद्मश्री पद्म भूषण के साथ साथ पद्म विभूषण भी इनको प्राप्त हुआ था भारत सरकार की तरफ से, जो इन्होंने शास्त्रीय संगीत के लिए कार्य किया था उसको सम्मान देते हुए। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है आपका डी, 1 2 3 तीनों सही है। तो ये हमारा 18 अगस्त 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। आपको जो मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।